हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिस्टोटल के लाइफ के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक जनरल आइडिया लिया था अबाउट अरिस्टोटल। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिटेल में अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे विल बी मेनली फोकसिंग ऑन हिज लाइफ एंड हिज सम बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स। फिर कल हम लोग देखेंगे उनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लाइकवाइज 3-4 पार्ट में हम लोग अरिस्टोटल को कवर करेंगे। सो अगर अरिस्टोटल के लाइफ के बारे में बात की जाए तो ही वॉज बॉर्न इन स्टैजीरा। ग्रीस से नदर्न रीजन में एक जगह हुआ करता था स्टैजीरा। देयर ही वॉज बॉर्न इन 384 BC। ही वॉज बेसिकली अ नॉन एथेनियन। आपको पता है कि अरिस्टोटल इज डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो वॉज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटस। सो ऑल दीज थ्री ग्रेट फिलोसोफर्स सोक्रेटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर जनरली रिलेटेड विथ एथेंस। उन्होंने एथेंस के फिलोसॉफिकल कल्चर को काफ़ी इनरिच किया है। बट पॉइंट इज कि अरिस्टोटल वाज नॉट ओरिजिनली बॉर्न इन एथेंस, सो दैट इज व्हाई ही ऑलवेज वाज कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर इन एथेंस। वो बाद में वहाँ जाएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे, वहाँ रहेंगे वो काफ़ी साल। बट ही विल बी कॉल्ड ऑलवेज या कंसिडर्ड ऑलवेज अ फॉरेन रेजिडेंट, जिसको कहा जाता था अमेटिक। अमेटिक मीन्स नॉन एथेनियन। अरिस्टोटल के पिताजी का नाम था निकोमैकस एंड ही वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ मैसिडोनिया। यहाँ पे एक मैसिडोनियन किंगडम हुआ करता था, वहाँ के किंग के कोर्ट में ही वॉज अ फिजिशियन। और इसी कारण से अरिस्टोटल का भी इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल की साइंटिफिक थिंकिंग आपको दिखेगी। अरिस्टोटल फिलोसफी में भी साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग पार्ट में और काफ़ी साइंटिफिकली उसको एनालाइज करेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पिताजी का इन्फ्लुएंस था कारण, क्योंकि फादर वाज अ फिजिशियन। सो बेसिकली उनका जो साइंटिफिक अप्रोच था वो एरिस्टोटल के अप्रोच में भी दिखेगा। सो एज आई सेड, because of influence of his father, Aristotle developed interest in biology. He had habits of classifying everything before giving a final explanation to a concept. तो उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एविडेंस बेस्ड अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट इज द रीजन वाई एरिस्टोटल ऑलवेज मेंटेन्ड साइंटिफिक आउटलुक इन हिज अप्रोच। आगे हम देखेंगे भी कि एरिस्टोटल के इसी साइंटिफिक आउटलुक के कारण उनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जबकि प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी से लेकर के बायोलॉजी में कहीं कहीं तो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। हिज थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज फॉर्मेशन एंड एथिक्स, इन सब एरियाज में उन्होंने खूब कंट्रीब्यूट किया है। सारे एरियाज को एक एक करके हम लोग आगे कवर करेंगे। अरिस्टोटल और प्लेटो को अगर हम लोग देखें इनकी जिंदगी को एक साथ कि कैसे उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर कहाँ कहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरिस्टोटल डिड नॉट ओरिजिनली बिलोंग टू एथेंस, लेकिन एट द एज ऑफ 17 अरिस्टोटल वाज सेंट टू एथेंस टू ज्वाइन प्लेटोज स्कूल, जिसका नाम था एकेडमी। प्लेटो ने एथेंस में एक फिलोसॉफिकल स्कूल खोला था। फिलोसफी के अलावा मैथ्स रीजनिंग भी सिखाते थे। उस स्कूल का नाम था एकेडमी। और एकेडमी में पढ़ने आए अरिस्टोटल एट द एज ऑफ 17। लगभग 20 साल अरिस्टोटल प्लेटो के साथ रहे। 20 साल तक प्लेटो से वो सीखते रहे। इन टाइम में, इस दरमियान, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दोनों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट्स। बट प्लेटो ऑलवेज लाइक्ड एरिस्टोटल। उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग का अप्रोच था वो प्लेटो हमेशा पसंद करते थे। इसीलिए प्लेटो हैज सेड दैट Aristotle is mind of the academy. In order to highlight the importance of Aristotle, in order to praise him, उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल तो मेरे अकेडमी का माइंड है। वॉज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। बट फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट्स भी थे। चूंकि अरिस्टोटल लॉजिकली काउंटर कर सकते थे प्लेटो के आइडियाज को, चुपचाप से पैसिव रिसिपिएंट की तरह नहीं रहते थे, क्लास में सुनते नहीं रहते थे, बस काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करते थे। दैट इज वाई दे हैड फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट्स एंड परहैप्स दैट इज द रीजन वाई प्लेटो लाइक एरिस्टोटल। दोनों के खूब डिसएग्रीमेंट्स भी हुआ करते थे।
प्लेटो डाइड इन द ईयर 347 BC। उसके बाद अरिस्टोटल को उम्मीद थी कि एकेडमी का हेड उनको बनाया जाएगा, बट अरिस्टोटल वाज नॉट मेड एकेडमिक हेड। शायद से कारण यही था कि उनके प्लेटो के साथ इतने डिसएग्रीमेंट्स होते थे कि बाकी जो प्लेटो के डिसाइपल्स थे वो अरिस्टोटल को इतना पसंद नहीं करते थे। सो आफ्टर डेथ ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल वाज नॉट मेड हेड ऑफ द एकेडमी एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट एथेंस। फिर अरिस्टोटल ने एथेंस छोड़ दिया। ही वेंट टू अदर प्लेसेस। अरिस्टोटल और प्लेटो में मेन अंतर या डिसएग्रीमेंट कहाँ होता था, थोड़ा यहाँ देखते हैं, आगे फिर देखेंगे। अरिस्टोटल को ऐसा लगता था कि प्लेटो की बातें जो हैं वो लॉजिकली ठीक हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल दुनिया में कोई खास एप्लीकेशन है नहीं, और ऐसी थिंकिंग या थ्योरीज से बहुत खुश नहीं रहते थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का मानना था कि कुछ ऐसी थ्योरीज देनी चाहिए फिलोसोफर्स को जिनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एप्लीकेशन हो। तो दैट इज व्हाई अरिस्टोटल वाज नोन एज pragmatic thinker. Pragmatic thinker means the one who wanted to give practical suggestions which could bring पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। जबकि प्लेटो के जो आइडियाज थे दे वर वेरी रैशनल, यानी कि रीजनिंग वाइज वो परफेक्ट था, बट दैट इज द रीजन वाई इट बिकेम टू आइडियलिस्टिक। वो इस मटेरियल दुनिया की, इस दुनियादारी की चीज़ों के लिए वो काफ़ी यूटोपियन हो जाता था। यूटोपियन मतलब टू गुड टू बी अप्लाइड, टू गुड टू बी ट्रू। ये काफ़ी रेडिकल हो जाता था, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हो जाते थे जिनको आम जीवन में अप्लाई कर पाना काफ़ी कठिन होता था। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि उन दिनों विमेन वे आर नॉट अलाउड टू इवन गो आउट ऑफ द हाउस होल्ड बाउंड्रीज, एंड प्लेटो एक्सपेक्टेड कि विमेन कुड बिकम इवन फिलोसोफर क्वींस। प्लेटो एक्सपेक्टेड कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेगा अमंग द गार्जियन क्लास, उस बच्चे को स्टेट के हवाले सौंप दिया जाएगा और स्टेट उस बच्चे का पालन पोषण करेगा, उसको रेज करेगा। दीज आइडियाज आर वेरी रेडिकल, जिसका प्रैक्टिकल दुनिया में लोग सुन करके ही रिजेक्ट कर देंगे, कैसी बातें कर रहे हो सर। एंड दैट इज द रीजन वाई प्लेटो के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनइफेक्टिव रहे। लॉजिकली सही होंगे बट रियल वर्ल्ड में उनका एप्लीकेशन हुआ नहीं। अरिस्टोटल को ये बातें सही नहीं लगी। अरिस्टोटल को लगता था कि हमें ऐसी थ्योरी देनी चाहिए जिससे वर्केबल रिफॉर्म्स आए जीवन में, एंड दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड डिसएग्रीमेंट। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि अरिस्टोटल सीधा सीधा प्लेटो की बातों को काटते नहीं थे, उनके आइडियाज में रिफॉर्म सजेस्ट करते थे ताकि उनके आइडियाज मोर एप्लीकेबल हो जाएं, प्रैक्टिकेबल हो जाएं। एंड दैट इज व्हाई अरिस्टोटल शुड नॉट बी कॉल्ड क्रिटिक ऑफ प्लेटो, ही शुड बी रादर कॉल्ड अ थिंकर हु वांटेड टू रिफॉर्म प्लेटोनिक आइडियाज। इन शॉर्ट, अरिस्टोटल शुड बी कॉल्ड रिफॉर्म्ड प्लेटो या रिफॉर्मिस्ट प्लेटो। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हम लोग अरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे, आगे डीप में देखेंगे उनके फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। लेट अस टॉक अबाउट इंटरेक्शन ऑफ अरिस्टोटल विद अलेक्जेंडर। मैंने आपको बताया कि अरिस्टोटल लेफ्ट एथेंस आफ्टर डेथ ऑफ प्लेटो। वो 2-3 सालों तक इधर उधर घूमे, बट देन ही अगेन वेंट टू मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया में इन 343 BC नाउ किंग वाज फिलिप्स टू, और फिलिप्स टू के बेटे थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का टीचर बना दिया फिलिप्स टू ने अरिस्टोटल को, ट्यूटर, कि आप अलेक्जेंडर को पढ़ाएं। सो किंग है मैसिडोनिया के, उन्होंने अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का ट्यूटर बना दिया। 5 साल तक अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया भी है। 13 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक लगभग अलेक्जेंडर को अरिस्टोटल ने पढ़ाया है। लेकिन अलेक्जेंडर के सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। ही वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस, वेरी pragmatic। इवन अरिस्टोटल यूज्ड टू बी pragmatic इन रिलेशन विथ प्लेटो। प्लेटो की तुलना में अरिस्टोटल वॉज pragmatic, लेकिन अलेक्जेंडर तो एक वॉरियर था, एक किंग था, वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोचेज में बिलीव करता था। वो फिलोसॉफिकल थिंकिंग में उसका कोई बहुत ज़्यादा भरोसा था नहीं। इस कारण से आप कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर के ऊपर अरिस्टोटल का कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ नहीं 5 साल की पढ़ाई के बाद भी। एंड देन किंग फिलिप्स डाइड एंड अलेक्जेंडर बिकेम द किंग इन और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। 13 साल से लेकर के 18 साल तक पढ़ाया और उसके बाद अलेक्जेंडर किंग बन गया।
उसके बाद तो अलेक्जेंडर इंगेज इनटू मैनी वॉर, और उसमें उसने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को करना शुरू किया. ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस एज आई टोल्ड यू. तो उसी दौरान फिर अलेक्जेंडर ने क्या किया, एथेंस पे कब्जा कर लिया, एथेंस को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया. अदरवाइज एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि एथेंस वाज सेपरेट फ्रॉम मैसिडोनिया, एंड अलेक्जेंडर फादर या उनके फादर के फादर ऑल दे ऑफ देम वेयर बिलोंगिंग टू किंगडम ऑफ मैसिडोनिया. Alexander also became king of Macedonia at the age of 18, and then he started expansion of his kingdom. और उस दरमियान फिर ही कैप्चर्ड एथेंस. एथेंस से मैसिडोनिया की लड़ाई पहले भी थोड़ी होती रही थी, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर मैसिडोनिया कंप्लीटली कैप्चर्ड या एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर एथेंस. अब अलेक्जेंडर के टीचर हैं अरिस्टोटल, और अलेक्जेंडर ने पूरी तरीके से एथेंस पे कब्जा कर लिया. तो फिर इस कारण से अरिस्टोटल अगेन केम बैक टू एथेंस. अरिस्टोटल पहले 20 साल रह चुके थे एथेंस में, लेकिन अलेक्जेंडर ने जब दोबारा एथेंस पे कब्जा किया तो वापस से अलेक्जेंडर के साथ साथ अरिस्टोटल ऑल्सो केम टू एथेंस. और जब दोबारा अरिस्टोटल आए एथेंस में तो इस बार उन्होंने अपना एक अलग स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा गया लाइसियम. लाइसियम और जो एकेडमी थी प्लेटो की, उन दोनों के काम काज करने के तरीके में काफ़ी अंतर था. एकेडमी रन लाइक अ प्राइवेट क्लब, मतलब उसमें रिच इन्फ्लुएंशियल लोग ही आते थे, लिमिटेड लोगों को ही पढ़ाया जाता था. जबकि लाइसियम में फ्री लेक्चर्स दिए जाते थे, मतलब वहाँ पे भी लिमिटेड लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन लाइसियम में क्या किया गया था कि 2 स्लॉट्स कर दिए गए थे, मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट. मॉर्निंग स्लॉट में जो सिलेक्टेड लोगों को, फ्यू रिच इन्फ्लुएंशियल लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता था. इवनिंग स्लॉट्स में जो लेक्चर्स थे दे वर फ्री एंड ओपन टू ऑल. तो जो ओपन एजुकेशन की पॉलिसी है या कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरिस्टोटल इन हिज स्कूल लाइसियम. उनकी आदत थी वो चलते फिरते पढ़ाते थे, वो ऐसे बैठ करके नहीं पढ़ाते थे. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया. ड्यूरिंग हिज स्टे इन एथेंस इन हिज नेक्स्ट स्टिंट, सेकेंड स्टिंट में जब वो दूसरी बार एथेंस गए, वहाँ पे उन्होंने लाइसियम की स्थापना की. साथ ही साथ उन्होंने एक अपना मेजर इंपॉर्टेंट बुक लिखा जिसका नाम है निकोमैकियन एथिक्स. तो अरिस्टोटल की सबसे या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक है निकोमैकियन एथिक्स. देखिए, निकोमैकस अरिस्टोटल के पिताजी का नाम था, और अपने पिताजी के नाम के लिए ही, के कारण ही अरिस्टोटल ने अपने बेटे का नाम भी निकोमैकस रखा. और अपने बेटे के लव में अरिस्टोटल ने जो एथिक्स पे किताब लिखी, उस किताब का नाम रखा निकोमैकियन एथिक्स. इस किताब को लिखा अरिस्टोटल ने, नाम दिया निकोमैकियन एथिक्स in the name of his own son, and his son's name, या his son shared name with father of Aristotle. तो दादा और पोते का नाम एक ही है. बेटे के नाम पे निकोमैकियन एथिक्स किताब लिखी गई. माना जाता है कि निकोमैकियन एथिक्स जो किताब लिखी अरिस्टोटल ने, उसको बाद में थोड़ा एडिट किया उनके बेटे निकोमैकस ने, जिनके नाम पे एक किताब का टाइटल है निकोमैकियन एथिक्स. इसमें बेसिकली एथिकल स्टैंडर्ड्स पे चर्चा होगी. हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि क्या एथिकल अप्रोच होना चाहिए हमारा जीवन में. तो निकोमैकियन एथिक्स इसी दौरान लिखी गई थी ड्यूरिंग हिज स्टे इन एथेंस वंस ही एस्टैब्लिश्ड लाइसियम. फिर हुआ क्या, अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BC. अलेक्जेंडर के डेथ के बाद एथेंस के लोग वापस से मैसिडोनिया के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के मोड में आ गए. एथेनियंस वेर एनीवे सबजुगेटेड बाय मैसिडोनिया. उनका किंग अलेक्जेंडर, उसने एथेंस पे कब्जा किया हुआ था. अलेक्जेंडर के मरते ही एंटी मैसिडोनियन रिवोल्ट स्टार्ट होने लगा एथेंस में, एंड एरिस्टोटल वाज सीन क्लोज टू अलेक्जेंडर. तो एरिस्टोटल को समझ आ गया कि अगर वो ज़्यादा टाइम रहेंगे एथेंस में
तो उनके अगेंस्ट भी वॉयलेंस हो सकता है, एंड दैट इज वाई आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, in order to prevent any kind of violence against him, since anti-Macedonian revolts had started in Athens, Aristotle fled from Athens. Athens से वो निकल गए. He fled to a city जिसका नाम है चालकेस. उनको पता था कि सोक्रेटस वाली हालत लोग यहाँ पे कर देंगे, तो अरिस्टोटल ने कहा भी है कि he will not become the second martyr of philosophy. I will not allow Athenians to sin against a philosopher twice या against philosophy twice. दूसरी बार क्राइम करने में नहीं दूंगा. पहली बार क्राइम ऑलरेडी एथेनियन लोग कर चुके थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोक्रेटस व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक हेमलॉक. लेकिन अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जब वो भाग करके गए चालकिस सिटी में, एथेंस को छोड़ करके, वहां पे वो ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहे. विदिन अ ईयर इटसेल्फ इन 322 BC एरिस्टोटल ऑल्सो डाइड. तो अलेक्जेंडर के मरने के एक साल बाद एरिस्टोटल की भी डेथ हो जाती है. ये तो हो गई अबाउट द लाइफ ऑफ एरिस्टोटल. लेकिन अब थोड़ा सा उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज में एंटर करते हैं, एंड देन वी विल गेट इनटू हिज पॉलिटिकल आइडियाज, बिकॉज चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एरिस्टोटल के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. लेट अस सी द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स. तो पहले देखते हैं किन किन जगहों पे उनके और प्लेटो के बीच में डिफरेंसेस डेवलप हुए. फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. जो पहला डिफरेंस था वो था विथ रिस्पेक्ट टू आइडियाज. आइडियाज प्लेटो ने डिफाइन किया था एसेंस ऑफ ए थिंग. जैसे हॉर्स का आइडिया होता है हॉर्सनेस. आइडिया को प्लेटो ने कहा अल्टीमेट रियलिटी है. यहां तक अरिस्टोटल भी प्लेटो की बात मानते हैं, लेकिन अरिस्टोटल ने एक अंतर कर दिया प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज में. प्लेटो क्या मानते थे कि द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज आर सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैटर. तो ओवर एंड अबव दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस देयर इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ऐसा कहते थे प्लेटो. जैसे काउनेस एक आइडिया है जो एक अलग दुनिया में है, और इस दुनिया की जितनी भी काउज हैं वो उस आइडिया को कॉपी कर रही हैं, एंड दे ट्राई टू गेट टू क्लोज एंड क्लोज टू दैट आइडिया. जो जितनी परफेक्ट काउ होगी वो उस आइडिया के उतने क्लोज होगी. बट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज आर सेपरेट ओवर एंड अबव दिस वर्ल्ड ऑफ मैटर. तो इसीलिए प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसेंडेंट आइडियाज. ट्रांसेंडेंट मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. अरिस्टोटल को इस बात में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक दिखा नहीं. अरिस्टोटल को ऐसा लगा कि अगर हम आइडियाज को अलग कर देते हैं तब तो इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज परफेक्ट बन नहीं सकती. सो इट इज ए काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक थिंकिंग कि हम ना परफेक्ट हैं ना परफेक्ट बन सकते हैं. तो अरिस्टोटल ने ना कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज ऑफ प्लेटो में थोड़ा सा बदलाव कर दिया. अरिस्टोटल ने कहा कि येस इट इज ट्रू दैट देयर आर आइडियाज विच इज एसेंस ऑफ ए थिंग. जैसे कि आइडिया ऑफ ऑल द हॉर्सेस इज हॉर्सनेस, आइडिया ऑफ ऑल द काउ इज काउनेस. बट दिस आइडियाज आर नॉट इन सेपरेट वर्ल्ड, दीज आर इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. जैसे ये है मान लीजिए एप्पल. प्लेटो के हिसाब से एप्पल के आइडिया होंगे एप्पलनेस विच इज द आइडियल फॉर्म ऑफ एप्पल, एंड इट इज इन द सेपरेट वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में. वर्ल्ड ऑफ मैटर से ये अलग होगा, और दुनिया के जितने भी एप्पल्स हैं वो एग्जैक्टली इस आइडियल फॉर्म को अटेन नहीं कर सकते. बट अरिस्टोटल ने क्या कहा कि इस वर्ल्ड ऑफ मैटर में ही आइडियाज हैं, हर एप्पल के अंदर एप्पलनेस छुपा है. तो आइडियाज आर इमैनेंट विद इन द मैटर इटसेल्फ. अब मैटर के अंदर ही सबका अपना अपना फॉर्म छुपा है. जैसे हम सब ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर ह्यूमननेस का आइडिया है, एंड दैट आइडिया इज बेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सेल्फ. तो बेस्ट फॉर्म हमारा हमारे अंदर ही है. उसको अरिस्टोटल ने कहा कि वो हमारा पोटेंशियल है. पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू अटेन आवर बेस्ट फॉर्म. तो हमारा बेस्ट फॉर्म हमारे अंदर ही है, और हम सब के अंदर पोटेंशियल है अपने बेस्ट फॉर्म को रियलाइज करने का. उसी को कहा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. जैसे आप बेस्ट ह्यूमन बन सकते हैं, एंड द आइडिया ऑफ बेस्ट ह्यूमन इज विद इन योरसेल्फ ओनली, एंड you are having potential to achieve that idea. And once you start working on yourself, then that potential starts getting into
एक्चुअल फॉर्म, इसी को कहा गया एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग क्लोज एंड क्लोज टू योर आइडियल फॉर्म। तो इससे क्या लगता है, अरिस्टोटल की थ्योरी थोड़ी सी ना ऑप्टिमिस्टिक लगती है कि हमारा बेस्ट वर्जन हमारे अंदर ही है और हम एफर्ट डालेंगे तो हम उसके जैसा बन सकते हैं, और दैट विल बी एक्चुअली एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे एसेंस हमारे अंदर हैं, दे आर सोर्स ऑफ आवर पोटेंशियल टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। तो इससे हार्ड वर्क करने की, कंसिस्टेंटली वर्क करने की एक मोटिवेशन मिलती है अरिस्टोटल के आइडियाज से। तो इसी कारण से अरिस्टोटल कहा जाता है कि ही वॉज ए प्रैग्मेटिक थिंकर। वो हमेशा कुछ ऐसी बातें कहना चाहता था जिससे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए। तो अरिस्टोटल जैसे कहते हैं कि अगर कोई सीड है तो दिस सीड ऑलरेडी हैज आइडिया ऑफ अ ट्री। इस सीड के अंदर ही आइडिया ऑफ अ ट्री है। वो आइडिया creates or gives motivation to this seed to actualize its potential and turn from, first of all, seed into plant and then from plant into tree. So the seed has idea of tree. इस ट्री का, एक परफेक्ट ट्री का आइडिया ऑलरेडी सीड में है। The seed grows into plant and then it grows into tree. And this process is nothing but actualization of potential. इसके अंदर वो आइडिया है और आइडिया को एक्चुअलाइज करने का पोटेंशियल भी है। लेकिन अभी सिर्फ पोटेंशियल है, स्टार्टिंग में आइडिया भी है और सिर्फ पोटेंशियल है। जैसे जैसे वो पोटेंशियल एक्चुअलाइज होता जाएगा, ये सीड पहले प्लांट बनेगा और फिर ट्री बनेगा। सो इसीलिए यहाँ पे थ्योरीज ऑफ आइडियाज में थोड़ा बदलाव करते हुए प्लेटो के कॉन्सेप्ट से अरिस्टोटल कहते हैं कि द मटेरियल वर्ल्ड्स आर नॉट डूइंग इमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल आइडिया। ये जो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो किसी एक्सटर्नल आइडिया का कॉपी नहीं कर रहे हैं, इमिटेशन नहीं कर रहे हैं, बट दे आर रियलाइजिंग एन इनर पोटेंशियल, रियलाइजेशन ऑफ इनर एसेंस। इससे पॉजिटिविटी आती है कि हमारे अंदर हमारा बेस्ट वर्जन है और हमारे अंदर पोटेंशियल भी है हमारे बेस्ट वर्जन को अटेन करने का। हम जैसे जैसे अपने पोटेंशियल का एक्चुअलाइजेशन करते जाएंगे, हम अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पहुंचते जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वाज गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ pragmatism. He brought some changes in Platonic concept. दूसरा डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसको कहा जाएगा दोनों की अपनी एपिस्टेमोलॉजी। तो प्लेटो बिलीव्ड कि ट्रू नॉलेज कैन कम ओनली थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग करके ही ट्रू नॉलेज आ सकता है। और प्लेटो के इस मेथड को नाम दिया गया है डायलेक्टिक डिडक्टिव मेथड। हम डायलेक्टिक मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, डिबेट डिस्कशन के थ्रू रीजनिंग करेंगे, और रीजनिंग कर करके हम लोग नए नए नॉलेज को डिड्यूस कर सकते हैं। इसी कहा गया डायलेक्टिव डिडक्टिव मेथड, जो उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड प्रैक्टिस किया था इन हिज बुक रिपब्लिक, और उससे ही ट्राई टू डेवलप नॉलेज अबाउट जस्टिस। सोक्रेटस और अलग अलग लोगों के बीच में डायलेक्टिक करवाया था, सोक्रेटस और पॉलीमार्कस, थ्रासीमैकस, ग्लूकॉन, सेफालस के बीच में। तो प्लेटो का मानना था कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से आ सकती है, क्योंकि नॉलेज मटेरियल दुनिया में तो होती नहीं है। वाई? बिकॉज मटेरियल दुनिया तो चेंजिंग है, एंड चेंजिंग वर्ल्ड से अगर हम कोई भी आइडिया डिराइव करते हैं तो वो आइडिया परमानेंट नहीं हो सकता। और प्लेटो सोक्रेटस की तरह ही मानते थे कि नॉलेज मीन्स समथिंग विच इज अनचेंजिंग, इम्यूटेबल, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, एंड दैट इज वाई प्लेटो लाइक सोक्रेटस बिलीव्ड कि नॉलेज विल कम ओनली थ्रू रीजनिंग, and this knowledge will belong to the concepts that do not belong to this material world. अरिस्टोटल ने यहां पे भी बदलाव किया। अरिस्टोटल को लगा कि इस तरीके से तो सिर्फ वही चीजों को नॉलेज माना जाएगा जो फिलॉसफी की दुनिया में है या मैथ्स की दुनिया के नॉलेज हैं। सो दीज विल बी नॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग से जो चीजें बनेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जैसी बातें, फॉर पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर फिलोसफी के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑल, सिर्फ यही सारी चीजें नॉलेज कही जाएंगी, और किसी चीजों की नॉलेज को नॉलेज माना ही नहीं जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एज इंफॉर्मेशन। तो अरिस्टोटल ने इसी कारण से थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ प्लेटो में भी थोड़ा बदलाव किया है। तो यहाँ पे जब अरिस्टोटल प्लेटो को काउंटर करते हैं उनके थ्योरी ऑफ नॉलेज में, तो इनडायरेक्टली इज ऑल्सो काउंटरिंग सोक्रेटस, क्योंकि प्लेटो एंड सोक्रेटस आर एसेंशियली टॉकिंग द सेम आइडिया कि नॉलेज विल कम ओनली फ्रॉम रीजनिंग, knowledge cannot be derived from material world,
and knowledge is something which is unchanging and that is why it must belong to the unchanging world. और फिर प्लेटो उसी अनचेंजिंग वर्ल्ड को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. अरिस्टोटल वांटेड टू मेक सम प्रैग्मेटिक चेंजेस इन दिस थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो अरिस्टोटल ने कहा कि देखिए, नॉलेज फॉर्मेशन स्टार्ट्स विथ एक्सपीरियंस एंड देन इट इज कंप्लीटेड विथ रीजनिंग. हम पहले दुनिया में चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद फिर हम अपना रीजनिंग लगाना शुरू करते हैं, उससे नॉलेज बनता है. तो अरिस्टोटल के इस मेथड को कहा गया है इंडक्टिव मेथड, कि दुनिया में चीजों को देखा, समझा और फिर उस पर रीजन लगाया, लॉजिक लगाया. आंख बंद करके रीजन लगाएंगे तो वी विल गेट सम आइडियाज विच विल बी कॉल्ड नॉलेज, बट दे विल बी नॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. जैसे जो नॉलेज हमें मैथ्स में मिलती है या जो नॉलेज हमें फिलोसफी में मिलती है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज नॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. जो नॉलेज हमें साइंस में मिलती है, दे आर नोन एज प्रैक्टिकल नॉलेज. तो अरिस्टोटल कहते हैं कि नॉलेज कैन बी फॉर्म थ्रू रीजनिंग ऑल्सो, बट दैट नॉलेज विल बी ओनली अबाउट फिलोसफी एंड मैथ्स. बहुत सारे नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एंड्स विद रीजनिंग, यानी कि बहुत सारे नॉलेज इंडक्टिव मेथड से भी बनते हैं. तो प्लेटो का मानना था कि नॉलेज फॉर्म्स ओनली थ्रू डिडक्टिव मेथड, और उसमें भी प्लेटो ने डायलेक्टिक डिडक्टिव मेथड दिया था. डिडक्टिव मेथड क्या रहता है कि इंसान अपने ही दिमाग में सोचता रहता है, रीजनिंग करता रहता है, या दूसरों के साथ डिबेट करके, रीजनिंग करके सोचता रहते हैं, एंड देन दे कम अप विथ एन आइडिया या एक कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन को फिर ये वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं. जैसे प्लेटो ने क्या किया, उसने डायलेक्टिकलिज्म करवाया बिटवीन कैरेक्टर सोक्रेटस एंड characters like Cephalus, Thrasymachus and Polemarchus in his book Republic. वो डायलेक्टिकलिज्म करवाया और उसके थ्रू उसने रीजनिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को डेवलप किया, और फिर उस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा अब रियल वर्ल्ड में, कि देखिए अब यहाँ पे जस्टिस का हमारे जीवन में ये रोल होना चाहिए. तो डिडक्टिव मेथड इज व्हेन वी यूज लॉजिक एंड अराइव एट कंक्लूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक यूज किया और एक कंक्लूजन पे अराइव कर गए, जस्टिस रिलेटेड लॉजिक यूज किया और कंक्लूजन पर अराइव कर गए, एंड देन वी अप्लाई दिस कंक्लूजन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. डिडक्टिव मेथड से जो नॉलेज बनता है ना, दैट इज मेनली नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स एंड फिलोसफी. इसीलिए कई बार इनको कहा जाता है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. ये अपनी ही दुनिया के नॉलेज हैं, मतलब एक थ्योरेटिकल या रीजनिंग के दुनिया के नॉलेज हैं. इनका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता नहीं है. जबकि अरिस्टोटल ने कहा कि नॉलेज एक तरीके से और भी बनता है, जिसको कहा गया इंडक्टिव मेथड, जिसमें दुनिया की चीजों को हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बेसिस पे एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट देंगे. जैसे न्यूटन बैठे थे पार्क में, उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा, उससे उनके दिमाग में कुछ इंड्यूसमेंट हुआ, फिर उन्होंने बाकी चीजों को भी ऑब्जर्व किया, तो सारी चीजें फॉल कर रही थी अर्थ के तरफ. तो फिर उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इस मेथड of formation of knowledge will be known as inductive method. Inductive method is mainly used to develop knowledge in the field of physical scientific subjects like physics and chemistry. So Aristotle believed that knowledge is formed through inductive method also, not just deductive method. Deductive method से we will develop knowledge in those areas which are knowledge for the sake of knowledge only, like maths and philosophy. जबकि inductive method से we can develop knowledge for practical application. We can develop knowledge in fields like physics and chemistry, biology. So since again you can see Aristotle was more pragmatic, he wanted to give a practically applicable theories, and that is why in his theory of knowledge also he brought certain changes. Ki knowledge does not form only through reasoning. Knowledge formation starts with experience and then is completed by reasoning. He believed in deductive method also. He believed that many knowledge are also created through inductive method, जहां पे experience and reasoning दोनों का इस्तेमाल होता है. तो चूंकि प्लेटो सिर्फ रीजनिंग वाले इंसान थे और रीजनिंग के बेसिस पे वो हायर आइडियाज देते थे, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. उन्होंने रीजनिंग कर करके
पॉलिटिकल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं रीजनिंग कर करके। उन्होंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। उनको ऐसा लगा रीजनिंग करके कि स्टेट शुड टेक केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गार्जियन क्लास, तो उन्होंने वो आइडिया दे दिया। उनको ऐसा लगा रीजनिंग करके कि वीमेन कुड ऑल्सो बिकम फिलोसोफर क्वींस, तो उन्होंने वो आइडिया दे दिया। उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा उससे कुछ खास लेना देना नहीं था। लेकिन अरिस्टोटल ने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि अच्छा वीमेन की कंडीशन ये है, विमेन को घर के चार दीवारियों में रखा जाता है, तो बोले विमेन को एक ही बार में क्वीन बनाने के बजाय उनके स्टेटस को थोड़ा रिफॉर्म करने पे फोकस करते हैं। तो प्लेटो ने सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पे अपनी थ्योरीज दी हैं इवन इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटी। दैट इज वाई प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, जबकि अरिस्टोटल हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो थिंग्स, विमेन का स्टेटस ये है, स्लेव का स्टेटस ये है, और उसके बाद रीजनिंग अप्लाई करके उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिसको पॉलिटी की दुनिया में अप्लाई किया जाता है। दैट इज वाई अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरिस्टोटल इज मेनली यूजिंग इंडक्टिव मेथड, जबकि प्लेटो इज यूजिंग डिडक्टिव मेथड। बट अरिस्टोटल हैज नॉट रिजेक्टेड डिडक्टिव मेथड। अरिस्टोटल कहते हैं डिडक्टिव मेथड से भी नॉलेज बनता है, बट दैट नॉलेज इज ओनली फॉर लिमिटेड एरियाज, मैथ्स एंड फिलोसफी। नॉलेज कैन बी क्रिएटेड also through inductive method where experience is first of all there and then एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो डाटा आता है उसको हम लोग रीजनिंग के थ्रू अप्लाई करके एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट यूज कर डेवलप करते हैं, एंड देन वी अप्लाई इट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आई होप ये जो क्रिटिकल एरिया है ये आप समझ रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि अरिस्टोटल प्लेटो की बात को काट नहीं रहा है, अरिस्टोटल प्लेटो की बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना चाह रहा है, इसीलिए हर थ्योरी में थोड़ा बहुत बदलाव दे रहा है। जैसे थ्योरी ऑफ आइडियाज में थोड़ा बदलाव कर दिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज में कहा कि सर रीजनिंग के अलावा भी रीजनिंग एंड एक्सपीरियंस से भी नॉलेज बनता है, और इसी तरह से अरिस्टोटल ओपन द स्कोप फॉर क्लेमिंग द फिजिकल साइंस के नॉलेज, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नॉलेज को भी एज नॉलेज। अदरवाइज Plato will reject no, these things are not knowledge because these things belong to our experiences and experience cannot become basis for knowledge. Plato and Socrates जैसे लोग जो हैं सिर्फ justice, fairness जैसी बातों को ही knowledge मानेंगे, but Aristotle has accepted that even knowledge belongs to the world of physics, chemistry, biology. In this practical world also it belongs, and that is why he altered a little bit. He gave inductive method. सो ओवरऑल कहा जा सकता है कि अरिस्टोटल वाज रिफॉर्मिस्ट व्हाइल प्लेटो वाज रेडिकल। प्लेटो को फर्क नहीं पड़ता था कि दुनियादारी में उसका एप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा थ्योरी का, उसको जो समझ में आया उसने दिया। इसी कारण से बहुत सारे केसेस में दुनिया के जो अप्रोच हैं, आम लाइफ में जो थिंकिंग है उससे काफ़ी डिफरेंट उसने अपने आइडियाज़ दे दिए, दस ही वाज नोन एज रेडिकल। Plato was very, very radical. He ended up giving concepts like abolition of family, abolition of private property for the guardian class, rule of philosopher, kings and queens, जबकि Aristotle wanted to make practical theories. प्लेटो के थ्योरीज में प्रैक्टिकेबिलिटी मिसिंग थी, एंड दैट इज वाई अरिस्टोटल समटाइम्स फेल्ट कि प्लेटो की जो थ्योरीज हैं दे आर आर्म चेयर फिलोसफीज। आर्म चेयर फिलोसफीज उन फिलोसफीज को कहा जाता है जिनका प्रैक्टिकल रिलेवेंस ना के बराबर हो। जैसे कि कोई इंसान, आर्म चेयर का मतलब होता है कंफर्टेबल चेयर, तो कोई इंसान कंफर्टेबल चेयर में बैठ जाता है और बड़ी बड़ी जब बातें फेंकता है कि दुनिया में सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तो हमको लगता है यार ये हवाई बातें कर रहा है, बस रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं। तो ऐसी ही फिलोसफीज को या थ्योरीज को कभी कभार कह दिया जाता है आर्म चेयर थ्योरीज। तो अरिस्टोटल को ऐसा लगता था कि प्लेटो की बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो आर्म चेयर थ्योरीज हैं, बैठ करके बस ज्ञान दे दिया इन्होंने, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के बारे में सोचा नहीं। एज आई टोल्ड यू, अरिस्टोटल वाज मोर pragmatic. He wanted to bring practical reforms, and that is why for Aristotle sometimes it is said कि for him good is the best. He does not directly strive for the best. उसको लगता था कि गुड ही बेस्ट है, मतलब मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल चीज़ों के पीछे जाया जाए, ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पीछे जाया जाए, बिकॉज बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज नॉट अटेनेबल। इन दैट सेंस अरिस्टोटल के लिए कहा जाता है कि फॉर हिम गुड इज द बेस्ट। But as I have told you, he was not directly critic of Plato. He was not countering Plato because he was against Plato. He just wanted to make Platonic concepts applicable. So he reformed Platonic ideas here and there, and thus he is known as Reformed Plato. Aristotle always believed in balanced approach. इसको कहा गया अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ मिडिल पाथ या गोल्डन मीन। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। अरिस्टोटल कहता था कि किसी चीज में परफेक्शन के लिए नहीं जाना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। जैसे अगर बात की जाए फियर की,
तो फियर का बहुत कम होना वो भी ठीक नहीं है, फियर का बहुत ज्यादा होना भी ठीक नहीं है। हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते। फियर बहुत कम हो गया तो आदमी रेकलेस हो जाता है, फियर बहुत ज्यादा हो गया तो आदमी कावर्ड हो जाता है। अच्छा, पैसों को लेकर के भी इंसान को बैलेंस रहना चाहिए। अगर दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करते, वेरी लिटिल जेनरस, देन यू विल बी कॉल्ड माइजर, कंजूस कहे जाओगे। इफ यू आर एक्सट्रीमली जेनरस देन यू विल कॉल्ड एक्स्ट्रावैगेंट, की पैसे की बर्बादी करता है। तो जेनरसिटी इज ऑल्सो अ गोल्डन मीन। तो किसी भी इंसान को बैलेंस में रहना चाहिए, और हर चीज में अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के बातों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं कि सर देखो, नॉलेज में थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा रीजनिंग होना चाहिए। सर किसी भी चीज का एक्सेसिवनेस ठीक नहीं है। तो ही बिलीव्ड इन गोल्डन मीन, अरिस्टोटल। नेवरदलेस, जैसा कि मैंने कहा, अरिस्टोटल और प्लेटो के आइडियाज में बहुत अंतर थे कई सारे जगहों पे। प्लेटो काफी सारे जगह पे एक्सट्रीमिस्ट की तरह अपीयर होंगे, एकदम उनके आइडियाज मार्जिन पे दिखते हैं। अरिस्टोटल appears to be very balanced, and that is why he believes in the philosophy of golden mean. Nevertheless, प्लेटो एंड अरिस्टोटल दोनों में काफी डिफरेंसेस के बावजूद भी बोथ these philosophers are considered to be पार्ट ऑफ सोक्रेटिक ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन सोक्रेटस ने स्टार्ट किया, उस ट्रेडिशन का पार्ट माने जाते हैं प्लेटो एंड अरिस्टोटल। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऑल द थ्री बिलोंग टू एथेंस। अरिस्टोटल सीधा सीधा एथेंस के नहीं थे, बट ही केम टू एथेंस, ही क्रिएटेड मोस्ट ऑफ हिज वर्क इन एथेंस ओनली। ये सब भी कारण है, बट जो सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से प्लेटो एंड अरिस्टोटल बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोक्रेटिक ट्रेडिशन, वो ये है कि सोक्रेटस ने शुरुआत की थी वर्च्यू एथिक्स की। कि इंसान को अगर एथिकल होना है तो उसको अपने अंदर सद्गुण यानी कि वर्च्यू डेवलप करना होगा। गुड कैरेक्टर वाला इंसान ही, वर्चुअस इंसान ही एथिकल हो सकता है। इसकी शुरुआत की थी सोक्रेटस ने, वर्च्यू एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या? हाउ अ ह्यूमन शुड लिव। एथिक्स की शुरुआत की थी ह्यूमनिस्ट थिंकर्स ने ग्रीक सोसाइटी में, एंड अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट थिंकर्स थे सोफिस्ट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द स्टोरी। तो जो अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट थिंकर थे, दैट इज सोफिस्ट, दे बिलीव कि गुड लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव मनी एंड पावर। बट फिर सोक्रेटस ने काउंटर किया, बोला नो, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस विल कम व्हेन यू बिकम वर्चुअस। अपने अंदर आपके सद्गुण आएंगे तो। और यही आइडिया प्लेटो भी मानते हैं, यही कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल भी मानते हैं। दैट इज वाई ऑल द थ्री thinkers, Socrates, Plato and Aristotle, they are considered as thinker of virtue ethics, and virtue ethics की शुरुआत सोक्रेटस ने की थी। That is why all the three are considered to be part of Socratic tradition. लेकिन हाँ, वर्च्यू एक्चुअली में होगा क्या, विच पर्सन विल बी कॉल्ड ए वर्चुअस पर्सन, उसको लेकर के थोड़ा थोड़ा अंतर है इन तीनों में। सोक्रेटस के हिसाब से हु विल बी वर्चुअस या हाउ टू बी वर्चुअस, तो अप्लाई योर रीजनिंग, रीजनिंग कर करके ट्राई टू हैव नॉलेज, एंड इफ यू आर हैविंग नॉलेज देन यू बिकम वर्चुअस। तो इसी सेंस में सोक्रेटस के दो कोट्स हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देख रिवाइज कर लेते हैं। सोक्रेटस का कोट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि वो इंसान जो रीजनिंग करता ही नहीं है वो एकदम बेकार जीवन बिता रहा है, उसको तो जीने का हक ही नहीं है, जीना ही नहीं चाहिए, वो जानवरों जैसा जीवन बिता रहा है। लेकिन जो रीजनिंग कर करके नॉलेज डेवलप कर लेता है वही इंसान वर्चुअस हो जाता है। नॉलेज इटसेल्फ इज वर्च्यू। व्हेन यू आर हैविंग नॉलेज दैट यू विल नॉट कमिट विशियस एक्ट, you will not commit any evil act, because evil acts are committed only because of ignorance. So once you develop knowledge you become virtuous. तो रीजनिंग करो एंड डेवलप नॉलेज, एंड नॉलेज इज वर्च्यू। तो ये है सोक्रेटस का अप्रोच। सोक्रेटस ने बहुत ज्यादा कुछ लिखा तो था नहीं, तो इसी कारण से सोक्रेटस की बातें में बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको दिखेगा नहीं। प्लेटो ने फिर उसको फर्दर डेवलप किया कि कैसे वर्चुअस बना जाए। वर्चुअस बनेंगे तब जाकर के हमारा लाइफ का पर्पस पूरा होगा। तो थ्री बिलोंग टू वर्च्यू एथिक्स। प्लेटो के हिसाब से वर्चुअस होने के लिए इंसान का जो सोल है उसके तीनों एस्पेक्ट्स डेवलप होने चाहिए। रीजनिंग डेवलप होना चाहिए, दैट शुड लीड टू विजडम। स्पिरिट डेवलप होना चाहिए, दैट शुड लीड टू करेज। एंड एपेटाइट डेवलप होना चाहिए, दैट शुड लीड टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ द सोल मस्ट बी डेवलप्ड, एंड रीजनिंग शुड बी एबल टू कंट्रोल courage and appetite. And third, a person must choose profession as per dominant trait. ये तीन चीजें होंगी तो इंसान वर्चुअस का आ जाएगा। जबकि अरिस्टोटल ऑल्सो बिलोंग टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन, मतलब अरिस्टोटल ऑल्सो बिलीव्ड कि बीइंग वर्चुअस इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ,
बट ही बिलीव्ड इन गोल्डन मीन। आगे हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ वर्च्यू और देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल के हिसाब से जो इंसान हर काम बैलेंस में करता है, गोल्डन मीन को स्ट्राइक करता है, दैट पर्सन इज वर्चुअस। ऑल द थ्री बिलोंग टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन, मतलब दे बिलीव्ड इन वर्च्यू एथिक्स, बट व्हाट एक्चुअली वुड बी कॉल्ड वर्च्यू इन अ पर्सन, सद्गुण इन अ पर्सन, उसको लेकर के थोड़े थोड़े अंतर हैं इन तीनों के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में विल लुक इनटू डिटेल अबाउट एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल फिलोसफी। पहले उनके थ्योरी ऑफ नॉलेज को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे और फिर वहां से हम लोग उनके पॉलिटिकल फिलोसफी में जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।